नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं अंकुर पांडे आपके साथ। और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम रूस यूक्रेन के बीच फंसे छात्र में। आपको बता दें, आप लगातार तस्वीरें देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार वो बेहद ही भयावह तस्वीरें हैं, इनसे नकारा नहीं जा सकता है। और आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि आज जंग दोनों की आमने सामने हो गई। और आपको बताते चलें कि जिस तरीके की तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और इन सब के बीच भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। और इसी पर ये हमारा कार्यक्रम कि आखिर उन छात्रों की क्या उम्मीदें हैं और क्या वो चाहते हैं, तो इस पर हम आपको बता रहे हैं। और एक रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से वहां पर जो छात्र हैं, फिर वो चाहे अलीगढ़ के हो, कानपुर हो, आजमगढ़ हो, शामली हो, शाहजहांपुर, हरदोई और हापुड़ के, यानी इस और भी कई जिले हैं जहां के छात्र यूक्रेन में लगातार फंसे हुए हैं। मेडिकल के ये छात्र, ज्यादातर छात्र जो है वो मेडिकल के बताए जा रहे हैं और मेडिकल की तैयारी को लेकर के वो यूक्रेन गए हुए थे। वहीं अगर बात करें वहां पर उनके, यानी कि यूक्रेन में छात्रों के जाने की वजह की, तो यह वजह है भारत से कई गुना, या भारत की तुलना में कई गुना सस्ता वहां पर इसकी मेडिकल की पढ़ाई होती है, जिसके चलते हर साल वहां पर छात्र जाते हैं और अपनी पढ़ाई वहां पर पूरी करते हैं। लेकिन इस बार स्थिति कुछ इस तरह हो गई है कि वहां पर पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। और ऐसा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच छुड़े इस जंग की वजह से। वहीं आपको बता दें कि यह जंग अब कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही है और इसीलिए स्थिति भयावह बनी हुई है। और ऐसे में चिंता है उन परिवारों को जिनके छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इसी पर हमारे साथ आपको बता दें कि चर्चा पर जुड़ रहे हैं यूक्रेन से हमारे साथ सायन चौधरी हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं, और उत्कर्ष गुप्ता हैं, जो कि यूक्रेन से वापस आए हुए हैं। तो इन दोनों से ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति इन्होंने वहां पर वो फेस कर रहे हैं और क्या कुछ दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो देखिए, तीन तरफ से ये आपको बता दें कि तीन तरफ से ये हमला हुआ है। और बेलारूस, क्रीमिया, पूर्वी हिस्से से रास्ते से ये हमला यूक्रेन पर किया गया है। हालांकि जब ये हमला हुआ और इस पर कहा गया कि यूक्रेन की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि हम पीछे नहीं हटेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये बात है रूस और यूक्रेन के बीच की। लेकिन भारतीय छात्र भी अपनी पढ़ाई की वजह से वहां पर फंसे हुए हैं। और आपको बता दें, अब तक 203 हमले रूस ने किए हैं, जिसकी वजह से देखिए कई तस्वीरें भी वहां से सामने आई। और इसके बाद कहा गया कि अमेरिका और नाटो क्या एक्शन लेगा, इस पर पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो भारतीय छात्र एक तरफ जहां जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं पर कई बड़े देश मिलकर इसको, यानी कहें कि इस जंग को रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं और लगातार बैठकें की जा रही हैं। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि भारत की प्रतिक्रिया की उम्मीदें जताई जा रही हैं और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि भारत इस पर क्या कुछ कदम उठाता है। तो देखिए, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ दो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो कि सायन चौधरी हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं और यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं उत्कर्ष गुप्ता है, जो कि वापस आ गए हैं और इस तनातनी के बीच ही उनकी वापसी हुई है। तो दोनों से जानेंगे कि किस तरीके के हालातों का उन्होंने सामना किया। मेरा पहला सवाल सायन चौधरी आपसे है, आखिर क्या कुछ स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि धमाकों के बीच स्टूडेंट की नींद खुली थी, तो क्या स्थिति आपने वहां पर फेस कर रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली कल रात तक मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी। हेलो। हाँ, एक्चुअली कल जी हाँ, आप हमें सुन पा रहे हैं तो जवाब दें, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। सायन चौधरी बताएं, आखिर क्या कुछ स्थिति आप वहां पर फेस कर रहे हैं इस समय। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी मुझ तक बिल्कुल साफ पहुंच रही है। आप आगे बताएं कि आप क्या स्थिति वहां पर देख रहे हैं। तो कल रात तक यहाँ पे स्थिति सही था। हम लोग यहाँ पे इवानो फ्रैंकिव्स के सेंटर में भी थे कल रात के 10-11 बजे तक। फिर हम लोग यहाँ पे अराउंड 11:30 बजे हम रूम पे पहुंचे थे। हम लोग कल पैसे विड्रॉल करने गए थे, नॉर्मल जो हमारा महीने का खर्चा वगैरह होता है। एंड हमारी यूनिवर्सिटी से हम लोगों को ये बताया गया था कि सबसे सेफेस्ट सिटी में इवानो फ्रैंकिव्स और लविव आ रहा है, क्योंकि ये जो दो सिटी है ये पोलैंड बॉर्डर के पास रहते हैं। तो एंड हमारे जो अभी हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी हुआ था इंडियन स्टूडेंट्स की कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करा दिया जाए, जहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी ये लागू कर चुका है कि आप लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। उसके बावजूद भी हमारी यूनिवर्सिटी बार बार उसको ठुकराते हुए यही बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही रहेगा क्योंकि इवानो सेफ है।
तो इसी के बीच में आज सुबह अराउंड 6:30 बजे के करीब मेरे पास फोन में कॉल आया एंड सडनली किसी ने मुझे बताया कि आप खिड़की खोल के बाहर देखिए। तो जब मैंने बाहर देखा तो बाहर बहुत ज्यादा काली धुआं दिख रही थी एंड सडनली हम लोगों को यही इंफॉर्मेशन मिला कि ऑलरेडी अटैक हो चुका है इवानो फ्रैंकिव्स्क के एयरपोर्ट में एंड लवीव में, कीव में अलार्म भी चालू हो गया है सबको। ये आप लोग बंकर्स में छुप जाइए एंड उसके बस आधे घंटे बाद ही जब हम लोग बाहर निकले तो इतना ज्यादा लोगों को हम लोगों ने एक साथ कभी नहीं देखा। यहाँ पे एटीएम में मैं अभी तक कैशलेस ही हूँ। फॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी एटीएम्स काम कर रहे हैं तो मेरे एटीएम से ही मैंने कुछ सामान खरीदे। अभी तक मेरे पास कोई हैंड कैश यहाँ पे है नहीं क्योंकि सारे एटीएम्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। उनमें नेशनल जो बैंक है यहाँ का प्रीवियत बैंक, वहां से भी ट्वीट आ चुका है कि हमारे पास कैश खत्म हो गए एंड अभी की सिचुएशन के बेसिस पे आप लोग ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कीजिए। बट सुबह अराउंड 9 बजे तक ऐसा स्थिति था कि हम लोग ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये थ्रेट्स आ रहे थे कि रशियन हैकर्स हैक कर रहे हैं यूक्रेनियन बैंकों को। सायन, आप हमारे साथ बने रहिए। और उत्कर्ष गुप्ता जो कि देखिए यूक्रेन से वापस आए हुए हैं, ये भी छात्र हैं, तो इनसे के पास भी चलते हैं और आपसे जान लेते हैं कि आखिर उत्कर्ष, मेरा सवाल आपसे है कि क्या जब आपकी वापसी हुई है तो कैसा आपके घर वालों से मिलकर उन्हें लगा? क्योंकि जिस तरीके की देखिए स्थिति अब बनी हुई है, जो लोग वापस नहीं आ पाए वो परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं कि कैसे उनकी वापसी होगी। जी जी जी, तो ऐसा था वहां पे अभी 15 दिन से कुछ सिचुएशन टेंस नजर आ रही थी। जो है बच्चों को ये एम्बेसी वाले बता रहे थे कि आप घर पहुंचिए, जल्दी से जल्दी आप यूक्रेन खाली कर दिए, छोड़ दीजिए यूक्रेन। लेकिन वहां पे आम जनता में ऐसा कोई डर दिखाई नहीं दे रहा था, तो काफी बच्चों ने इस चीज को इग्नोर करा, तो अब वही वो फंस गए वहां पे। अच्छा, मेरे जितने साथ वाले थे हम लोग तो 15 दिन पहले ही वहां से निकल के आ गए थे, यहाँ पे टिकट करा के अपना आ गए थे। और अभी वहां पे अचानक से आज सुबह ये न्यूज आ रही थी कि वहाँ पे बॉम्बिंग और वो सब चीजें शुरू हो गई है, तो एयरबेस वगैरह सब बंद हो गया। उसके बाद ही सब बच्चे अब वहाँ पे फंसे हुए हैं। कई लोगों से मेरी जो फ्रेंड्स है वो वहीं पे हैं, अभी उनसे बात चल रही है, सब वहीं पे हैं, बहुत परेशान हैं, वो भी, उनके घर वाले भी। थोड़ा सा हमें बताएं, कितने लोगों ने आपके साथ वापसी करी है? कितने स्टूडेंट थे जो आपके साथ वापस आए? जी, मेरी यूनिवर्सिटी के लगभग 20 से 25 स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे साथ फ्लाइट पे वापसी करी थी, और बाकी और वहीं के छात्र थे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए। तो जैसा आपने बताया कि एम्बेसी की तरफ से कहा गया था कि जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस भारत आ जाएं, तो इसी पर सवाल ले लेते हैं। सायन, मेरा सवाल आपसे, क्या एम्बेसी से आपके पास भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया था और आपको भी क्या मदद एम्बेसी से या किसी प्रकार की कोई मदद मिली है, या कहा गया है कि भारत वापसी की तैयारी करें? एक्चुअली अभी एम्बेसी से हम लोगों को ये बताया गया है कि इन्होंने जो फर्स्ट एडवाइजरी जारी किया था उसमें इन्होंने यही बताया कि आप अपने रेसिडेंट से बाहर मत निकलिए, हम जल्दी से जल्दी कुछ करने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों को जो खबर आया है, अभी भी ऑफिशियल कोई खबर नहीं है कि इन लोगों ने पोलैंड और आसपास के जो भी बॉर्डर्स कंट्री है, जैसे पोलैंड हो गया, यहाँ का बुल्गारिया और हंगेरी, जितने भी कंट्रीज है, यहाँ से हम लोगों को निकालने की कोई कोशिश लोग कर रहे, बट ऑफिशियली कुछ आया नहीं। और हमारी यूनिवर्सिटी के तरफ से जो सीनियर्स थे, जो यहाँ के डीन है, उन्होंने हम लोगों को जो बताया कि अभी फिलहाल आप लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा, मे बी कुछ दिन, जब तक सिनेरियो सही नहीं होता। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, इन लोगों ने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने यही बताया कि जब तक यूक्रेन के बॉर्डर्स क्लोज नहीं हो रहे, हम लोग इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे, बट जब भी ओपन हो जाएगा तभी ये लोग तुरंत हम लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। बट अभी की जो स्थिति है, इसको देख के लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी ये बॉर्डर्स ओपन होने वाले हैं एंड हम लोगों को कोई और ही रास्ते से निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ही खराब है। जी सैन, मेरा एक सवाल आपसे एक और है कि देखिए जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर पानी तक की, यानी कि मूलभूत जरूरत जिसको हम कहते हैं, तो पानी तक की समस्या हो गई है। अब अगर स्टोर में जा रहे हैं तो स्टोर खाली पड़े हुए हैं, साथ ही जो कमरों का किराया है वो कई गुना महंगा हो गया है। तो क्या इस तरीके की दिक्कतों का आपको भी सामना करना पड़ रहा है? यही, अभी तो मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में ही रहता हूँ, मतलब मैं गवर्नमेंट हॉस्टल अभी 6 महीने पहले ही मैंने अपार्टमेंट में शिफ्ट किया। बट अगर यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जिस तरीके से लागू हुआ है
और आज सुबह की जो मैं बात बोल रहा हूँ, मार्केट में मैं जब गया था 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा मार्केट खाली हो गया था। फॉर्चुनेटली मेरे 10-12 दिन के खाना में ले पाया, चल गया एटीएम। बट अभी जो स्थिति है यहाँ पे, अभी सड़क पे टैंक्स भी आ चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा इस हालत पे यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीजें चलेगी। यहाँ पे ऐसे ही सिनेरियो क्रिएट होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये ऑब्वियसली बात है कि ये देखने को मिलेगी ही, अभी 10-15 दिनों में ही ऐसा स्थिति हो जाएगा यहाँ पे। उत्कर्ष, मेरा सवाल आपसे है, आपने सायन को भी लगातार सुनना है, तो जब आपने वापसी करी और जब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत वापसी करे और यूक्रेन से वापस लौटे, तो क्या लगा आपको कि वहां की जो स्थिति उस टाइम पे बनी हुई थी उसको देख करके, कि आपको लग रहा था कि हाँ स्थिति भयावह होने वाली है, या अब स्थिति ज्यादा अचानक खराब हो गई है एकदम से? जी, वार्निंग तो पहले से दी जा रही थी इस चीज की, लेकिन अब स्थिति जाके वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो गई है अचानक से। हाँ, आमतौर पर अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी वहां पे, पानी और सब समस्या नहीं थी, लेकिन अब जो है आज से वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई आज चीज की। जब आप वहां पर थे तो क्या स्थिति सामान्य थी और ज्यादा दिक्कतों का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको एयरपोर्ट पहुंचने तक या वापसी आने तक कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, तब तो इतनी स्थिति गंभीर हुई नहीं थी कि कोई दिक्कत हो। हाँ जी, बस फ्लाइट के टिकट जो है महंगे होना तब शुरू हुए थे। अब आज तो आज जो लेटेस्ट था उसमें 70, 80, 90 हजार, लाख, 2 लाख तक के टिकट लोग करा के और घर वापसी कर रहे थे। जी, वहीं अगर आपकी बात करें तो आप किस चीज की पढ़ाई वहां पर करने गए हुए थे और क्या वो कंप्लीट हो गई है? जी, मैं वहां पे MBA का छात्र था। तो क्या आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है वहां पर? नहीं, अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, मैं सेकंड ईयर में हूँ वहाँ पे। जी, तो क्या असमंजस की स्थिति में फिर आप भी होंगे कि आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगी और कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसको लेकर क्या कुछ चिंता? जी, यही अब घर वाले भी यही कह रहे हैं कि अब वहां तो जाना भी तो संभव हो नहीं पाएगा, पता नहीं क्या होगा हमारी पढ़ाई लिखाई का। वो तो सब ऐसे ही है सिचुएशन फिलहाल तो वहाँ पे। जी, और अभी तो फिलहाल अनिश्चित काल के लिए, तब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आता। यूनिवर्सिटी वगैरह भी तब बंद कर दी गई है। जी, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस तरह की कोई जानकारी जाहिर की गई थी कि आगे जब स्थिति नॉर्मल होगी तो हम आपको बुलाएंगे, या अभी कोई भी एडवाइजरी इस तरह की जारी नहीं की गई है पढ़ाई को लेकर के? नहीं, फिलहाल तो कोई एडवाइजरी ऐसी नहीं आई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि अभी यूनिवर्सिटी फिलहाल बंद है। चलिए, शायद अगर आपसे जानकारी करना चाहें हम कि आप क्या कुछ तैयारी वहां पर कर रहे हैं और किस चीज की पढ़ाई आप वहां पर कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 4th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ यहाँ के। और अभी जो जानकारी है कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि 2014 में जो यहाँ पे अटैक हुआ था लुगांस्क में और डोनेट्स्क में, 2014 में भी यहाँ पे अटैक हुआ था। तो उस समय पे इंडियन जो एम्बेसी है इन्होंने इवैक्यूएट प्रोसीड्योर चलाया था, सारे बच्चों को दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाए भी थे ये लोग। तो जैसे भी स्थिति होगा उस समय पे 1 साल के लिए कॉलेज, उस जमाने में तो ऑनलाइन भी नहीं था, पर फिर भी उन लोगों पे 1 साल एक्सटेंड हो गया था। बट अभी जो पढ़ाई है ये ऑनलाइन ही चलेगी, शायद यूनिवर्सिटी करेंगे ऐसा कुछ अगर होगा। बट मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 6-7 महीनों में ये मैटर इतना जल्दी सॉल्व होगा। शायद 1 महीने के अंदर हम लोग यहाँ पे निकल पाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी अभी के जो सिचुएशंस लग रहे हैं। और हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ ऑनलाइन ही, जैसे कोविड के तहत जो सेमेस्टर जैसे चला था ऐसे ही करेगा कुछ। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि कितना जल्दी हम यहाँ से निकल पाए, क्योंकि आज के भी क्लासेस थे हम लोग का, बट हम लोग कैसे अटेंड कर पाए, इतना ज़्यादा टेंशन में थे। कोई बच्चा जा भी नहीं पाया, अटेंड भी नहीं कर पाया क्लासेस में। सारे लोग अभी इसी में जुड़े पड़े हैं कि कितनी जल्दी यहाँ से निकले। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे वो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह अगर वीज़ा मिल जाए उनको तो वो लोग पोलैंड निकल जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे अभी चल रहा है। जी, सायन ये और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आखिर वहां पर एडमिशन हुआ, क्योंकि क्या इसमें कोई बीच में मीडिएटर भी होता है, और अगर होता है जैसा कि आप पहले मुझे बताएं कि किस तरीके से आप वहां पर यूक्रेन में अपनी पढ़ाई को ज्वाइन किया और किस तरीके से आप वहां पर गए, और अगर कोई मीडिएटर था तो क्या उससे आपकी बातचीत हो रही है और क्या वो कोई रोल अदा कर रहा है आपके वापस आने में? हाँ, हम लोगों का हर एक यूनिवर्सिटी में एक एजेंट होता है। अभी हमारे मतलब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एजेंट से ही काम चलता है। अभी भी कोई डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसीड्योर भी है नहीं, रशिया यूक्रेन कहीं पे भी नहीं है। बट अभी हम लोग उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत भरोसा करके इसलिए है कि वो भी एम्बेसी से जाके बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक हम लोगों को यही बताया कि
जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आते हैं एम्बेसी के तरफ से, तब तक सारे लोग शांति रहिए। बट अभी एक्चुअली क्या है ना कि जब आप विदेश में आ जाते हो तो आपको मोर ऑन आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसा अगर आप टोटली सोचेंगे कि मैं किसी और के बातों पे ही यहाँ पे चलूँगा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक फाइनेंस भी मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं वो इस हालत में भी वो लोग 70,000 के टिकट 1 लाख में इंडियंस को ही प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि ये वो टिकट नॉर्मली सस्ते में मिल जाता है। तो बहुत सारे गंभीर परिस्थिति भी है जिसके अंदर से स्टूडेंट्स को जाना भी पड़ता है। तो अभी जैसे एयर इंडिया का फ्लाइट्स 1.5 लाख 1 लाख तक पहुंच गया, जो हम लोगों के नहीं है 92। चलिए जिस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है वो आपने बताया, और साथ ही साथ टिकट भी महंगा करके बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब हम ये मेरा आखिरी सवाल आपसे और है कि सरकार से अब आपको क्या उम्मीद है, जरा वो भी जाहिर करते हैं। देखिए सच बोलूं तो सरकार से ही अभी उम्मीद है, बट जो हम लोगों ने मेन उम्मीद रखा था कि भारत मिशन के तहत इन लोगों ने एयर इंडिया का फ्लाइट्स भेजा था एंड एक रीजनेबल प्राइस रखा था सारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड हम लोग तो ये सोच रहे थे कि उस समय पे तो पूरे दुनिया से इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर हुआ था, लंदन से लेके फिलीपींस तक, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह से बच्चों को इवैक्यूएट किया गया था। बट अब जबकि एक ही कंट्री में दिक्कत है, इन लोगों ने क्या सोच के एयर इंडिया का फ्लाइट इतना महंगा कर दिया, जो कि हमारे यहाँ के 1 साल की फीस है। जो बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जिन लोगों के लिए ये 1 साल की फीस है, वो लोग बहुत सस्ते में यहाँ पे रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल में भी सारे लोग, जो इम्पॉसिबल है नियरली किसी के लिए बुक करना। नहीं तो हम लोग भी चाहते तो कल भी निकल सकते थे, उसके पहले भी निकल सकते थे, बट 1 से 1.5 लाख रुपए किसी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए तुरंत जुगाड़ करना एक इम्पॉसिबल बात हो जाता है। हम लोग हार्डली 25,000 के यहाँ पे फ्लाइट्स होते हैं, 22-25,000 के, तो उसको हम डबल भी कर दे, ये उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है जिसके लिए मेजॉरिटी स्टूडेंट जा नहीं पाए यूक्रेन से। चलिए साइन, आपकी जो ये अपील है हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जेएमडी न्यूज भी इस पर लगा हुआ है कि ये अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए और छात्रों की इस पुकार को सुना जाए और जल्द से जल्द उनकी भारत वापसी हो, इसका एक सार्थक प्रयास किया जाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सायन चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उत्कर्ष गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने वहां पर बताया कि किस तरीके के हालात का सामना कर रहे हैं, और वहीं जब उत्कर्ष गुप्ता को हमने सुना कि वापस आने के बाद कैसा वो फील कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल अभी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग जारी है और इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, मगर आपको बता दें जंग कहीं भी हो, नुकसान आखिर लोगों का ही होता है। इसलिए अगर कहीं अमन चैन है तो केवल एक शांति बनाए रखने में। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कानपुर से। तो कानपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर देखिए, जहां पर कानपुर में यूक्रेन में परमट के 2 छात्र और छात्रा फंसे हुए हैं। तो कानपुर के परमट इलाके के 2 छात्र, जिसमें कि एक छात्र और एक छात्रा है, वो यूक्रेन में फंसी हुई है। खरकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के ये दोनों छात्र बताए जा रहे हैं। वतन वापसी की सरकार से ये गुहार लगाई गई है। और यूक्रेन में आपको बता दें परमट के 2 छात्र, जिसमें कि एक छात्र और एक छात्रा है, दोनों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता छात्रों के परिवार के साथ लाइव मौजूद हैं। और नितिन, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि आखिर जो छात्रों के परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है, जरा सीधी बात करें और हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बता दूं कि खारकीव मेडिकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कानपुर के गायतोड़ी थाना अंतर्गत गणेश नगर एक पता है, यहाँ पर जो है 2 भाई बहन हैं, ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे, जिसके बाद जो है अभी जो दोनों देशों के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसके चलते ही अभी मेडिकल कॉलेज के ही परिसर में जो बेसमेंट है वहां पर है। वहीं हमारे साथ उनके माता पिता भी हैं। हालांकि उनके माता पिता से बात हुई तो पिता जो है विनोद कुमार हैं, वो पेशे से वकील है, और जो उनकी माता है वो डीजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने क्योंकि उन्होंने बात और भी बताई है कि उन्होंने कहा है कि उनकी जो है उनके जो दोनों बेटे और बेटियां हैं जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, उनसे भी उनकी लगातार बातचीत हो रही है। और जल्द ही उनका कहना ये भी है कि अभी प्रशासनिक तौर पर तो उनको कोई भी मदद नहीं की है, प्रशासनिक तौर पर उनकी तरफ से कोई भी अभी फोन आया है, लेकिन उनकी जो वहाँ के जो फैकल्टी है, जो वहाँ का स्टाफ है और उनके जो बेटे और बेटियां हैं उनसे बातचीत हो रही है। उनका कहना भी यही है कि अभी वो बिल्कुल ठीक है और कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है उसमें उनको रखा गया है। आइए बात करते हैं अंकुर।
मैडम अभी आपकी बात हुई क्या? हाँ, मेरी बेटी से बात हुई है, बेटे से भी बात हुई है। वो लोग हॉस्टल के बेसमेंट में है, खासी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी जो उसके बेसमेंट में है और सेफ है। उनके साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको नीचे ही ले जाया गया है बेसमेंट में, और अभी उनको कोई भी दिक्कत नहीं। जब आपकी बेटी से भी आपसे बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? उनके साथ कानपुर और कानपुर के अलावा भारत के कितने छात्र छात्र हैं? लगभग जो उनके पास इस समय मौजूद है वो लगभग 250 करीब तो उनके बेसमेंट में ही है, जिसमें हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, बिहार के बच्चे भी हैं और यहाँ कानपुर के ही बच्चे हैं काफी सारे। नितिन जरा पूछेगा कि क्या उनके जो बच्चे हैं वो क्या सेफ फील कर रहे हैं, और क्या जो एक जगह जहां पर वो है तो क्या वहां पर वो पूरा सेफ उनको लग रहा है कि हम यहाँ पर सेफ हैं और जल्द ही हालात नॉर्मल होने के बाद उनकी वापसी हो पाएगी? बिल्कुल। आप जो अभी आपके बेटे और बेटियों से बात हुई तो क्या उन्होंने बताया कि किस तरह की उनको वहाँ दिक्कतें हो रही हैं या बिल्कुल सुरक्षित है? अभी इस तरह की कोई बात हुई है उनसे? कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। जो उनकी सीनियर फैकल्टीज है वो और उनके वार्डन हॉस्टल में पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। इवन खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है उनके साथ में, और कोई भी उनको दिक्कत फिलहाल तो नहीं हुई है। जहाँ पे ये बमबारी हो रही है वहाँ से आपके जो बेटे बेटियां हैं जो वहाँ पढ़ने गए कितनी दूरी पर हैं? या प्रॉप तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये प्रॉपर सिटी में है, सिविलियंस जहाँ पर है, और वो जो बच्चे मतलब जहाँ पे बमबारी वगैरह रही वो थोड़ा दूर है, हालांकि इनके हॉस्टल के विंडो से दिखता है। नितिन जानकारी मिली थी कि एम्बेसी की तरफ से कहा गया था कि आप यूक्रेन को जल्द से जल्द खाली कर दें और भारत वापस चले जाएं, तो क्या ऐसी कोई एडवाइजरी उनके बच्चों तक पहुंची थी या नहीं मिल पाई थी? आपको क्या कोई एडवाइजरी ऐसी यूक्रेन की तरफ से मिली है कि आप बिल्कुल मतलब कब ये आश्वासन कुछ मिला है कि कब तक आपके बच्चे जो है वो इंडिया में वापस आ जाएंगे? क्योंकि अभी वगैरह वहाँ के जितने भी सारे इसलिए अभी वहां से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हाँ, इंडियन एम्बेसी जब चाहेगी तभी। तो किसी ने इंडियन एम्बेसी को सूचना की इस तरह की कि कितने बच्चे हैं क्या है? हाँ, इंडियन एम्बेसी पहले से सक्रिय है, उन्होंने पहले भी फॉर्म किए थे, ऑनलाइन उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था बच्चों का, लेकिन अभी वापस भेजने के लिए वहां से किस तरह नहीं किया। तो आखिर में ये भी पूछ ले कि आखिर सरकार से उनको किस तरीके की उम्मीद की आशा है और क्या कुछ वो चाहती है कि सरकार उनके लिए करे? उनके पिता जो है उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की उम्मीद है सरकार से कि आपके बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया और कहा भी जा रहा है कि एक साथ जो है 30 देश जो है लड़ेंगे, तो कहीं थर्ड वार की भी उम्मीद जगाई जा रही है, तो ये सभी जानते हैं। तो किस तरह की उम्मीद सरकार से आपको लगती है? तो सरकार ये कि बच्चों को सीधे समय पे निकाल के बाहर करे, जैसे लोग अपना प्रेम विवाह से उनको गाड़ी से दूसरे बॉर्डर से पोलैंड वगैरह होते हुए निकाल क्या अंकुर आपने देखिए एक चीज बताइए कि सरकार से इनको ये उम्मीद है कि इन्होंने बोला है कि पोलैंड हो या अन्य जो बॉर्डर है वहां पे जो यूक्रेन के जो सीमावर्ती जो लगे हुए हैं देश, वहां से उनको किसी तरह रेस्क्यू करा के उनको इंडिया भेजा जाए, ये उनके परिजनों का कहना है। हालांकि एक चीज और भी है अंकुर की अभी तक जो है सुबह से इतना ज्यादा घमासान चल रहा है, सब जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो अन्य देशों के बच्चे हैं जो पढ़ने आए हैं या वहां पे काम करने गए हैं उनकी एम्बेसी तक बात हुई है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर का सरकारी अमला जो है, न जिलाधिकारी को अभी कोई सूचना मिली है, न इनके तक अभी तक कोई सूचना या कोई भी अधिकारी अभी तक जो पीड़ित परिजन है जिनके बच्चे वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभी भी किसी भी अधिकारी ने इनसे कोई भी सुध नहीं ली है। बिल्कुल, जेएमडी न्यूज भी ट्वीट के माध्यम से चाह रहा है कि सरकार तक ये बात पहुंचे और बच्चों की जो फैसला है उनके हित में फैसला लिया जाए। वहीं चलते चलते हम चाहेंगे एक सवाल आप ले लीजिए कि क्या उनकी बच्चों से आज बातचीत हुई है, और जो ये खबरें सामने आ रही हैं कि पानी और खाने की मूलभूत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, साथ ही जो बच्चे रूम लेकर रह रहे हैं उसका किराया 8 गुना महंगा हो गया है, तो क्या ऐसी कोई समस्या बच्चों ने अपने माता पिताओं से क्या साझा की है? ये आखिरी सवाल उनसे आप ले लें। बिल्कुल, एक चीज सर जानना चाहता हूँ। एक बात यह है कि जो आपके बच्चों से आपकी बात हुई तो क्या उन्होंने खाने पीने की किसी की तरह दिक्कत या कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत, क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हैं तो क्या हॉस्टल में जो क्योंकि युद्ध का माहौल है वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, तो क्या उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड या यूक्रेन के जो जिस कॉलेज में खार्किव के जिस कॉलेज में वो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं वहां पे किसी तरह की डिमांड आई है क्या अभी तक? बच्चे वहाँ मतलब शुरू है, अपना खाने पीने का सामान खुद ही खरीद के ले गए थे, अपना रख लिया अपने पास, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए सेव करके, जिससे अगर कभी भी एम्बेसी अगर कोई आगे सूचना जारी करते नहीं कर सकता। तो
अभी आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को वो जो जिससे हो रहा है अगर आगे बढ़े तो उससे पहले इनको निकालें। अंकुर, आपने सुना कि आपको यही सरकार से उम्मीद है कि अगर युद्ध बढ़ता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उनके बच्चों को सुरक्षित जो है उनके वतन वापसी किया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया नितिन आपका। और देखिए, जेएमडी न्यूज का भी यही एक सार्थक प्रयास है कि ट्वीट के माध्यम से और हम लगातार प्रयास करें कि सरकार तक इस आवाज को पहुंचाएं और वो बच्चों के हित में या छात्रों के हित में अपना फैसला सुनाए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, जो कानपुर के परमठ इलाके के दो छात्र, जिसमें कि एक छात्र और एक छात्रा है, दोनों ही लोग वहां पर फंसे हुए और उनके मां बाप से सीधी बातचीत हमने की। और आपको बता दें, अब इसी को लेकर के इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, यानी कन्नौज से भी एक खबर जहां पर बच्चे फंसे हुए बताए जा रहे हैं यूक्रेन में। तो कन्नौज से बड़ी खबर, एमबीबीएस करने गया छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है। जानकारी के बाद परिवार के लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार से सुरक्षित वापस लाने की अपील की गई है। परिवार द्वारा वापस लाने की अपील की जा रही है। गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र का छात्र बताया जा रहा है। तो कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर एमबीबीएस करने गया छात्र यूक्रेन में फंसा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उसकी वजह यह है कि भारत से कई गुना सस्ते में वहां पर मेडिकल की पढ़ाई होती है। और यही वजह है कि कई छात्र हर साल उत्तर प्रदेश या कई और जिलों से वहां पर जाते हैं यूक्रेन में और अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो कन्नौज से यह बड़ी खबर, जहां पर एमबीबीएस का छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है। जानकारी के बाद परिवार के लोग लगातार परेशान हैं कि उनका बेटा आखिर कैसे वापस आए और क्या कुछ उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।